माँ जल्दी करो ना, तुम्हारी तो ये रस्में खत्म नहीं हो रही। अब अंदर भी आने दो। चुप कर और जरा सब्र करो। ऐसी रस्मों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहू का आगमन घर में सारे रस्मों रिवाज के साथ होना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है। अरे बेटा, तेरी माँ जो कर रही है उसे कर लेने दे। ये सब रिवाज है, प्रथा है बेटा। ठीक है बाबूजी, ठीक है। अच्छा ओम ह्रीं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं ह्रीं नमः। सौम्या और विनीत की शादी उनके और उनके घर वालों की सहमति से हुई। दोनों परिवार इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। देखकर ही लगता था कि विनीत का परिवार रस्मों रिवाज को मानने वाला था। बहू का आगमन घर में सारे रस्मों रिवाज के साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शादी के कुछ ही दिनों में सौम्या इस हालत में पहुंच गई। ओम ह्रीं ह्रीं नमः। घर वालों ने तांत्रिक को क्यों बुला रखा था और वो सौम्या पर ये झाड़ फूक क्यों कर रहा था? सौम्या जब शादी करके घर में आई थी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। क्या इस घर में कोई अनहोनी हो रही थी? जानने के लिए आइए कुछ अरसे पीछे चलते हैं, जब इनकी शादी हुई। अरे वाह भाई चौहान साहब, ये तो चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हो गई। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अब विनीत को सौम्या इतनी पसंद आ गई है तो फिर देर किस बात की। हाँ, कल ही पंडित से मिलके शादी की तारीख निकाल लेते हैं। क्यों बेटे? हाँ अंकल, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। सौम्या को बुलाते हैं। अरे सुनो, सौम्या को लाना जरा। अरे भाई चौहान साहब, भाई शादी की तारीख तो जल्दी हम लोग निकाल लेना। जी बिल्कुल। बिल्कुल निकाल बस लेंगे। चट मंगनी पट ब्याह हो जाए क्या? हाँ। माँ, 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 पापा, चलो। माँ जल्दी करो ना, तुम्हारी तो ये रस्में खत्म नहीं हो रही। अब अंदर भी आने दो। इन सब रस्मों में बड़ा समय लग गया ना। ये माँ भी है ना, बहुत ज्यादा ही कर लेती है। तुम ठीक तो? जी। थोड़ी थकान होगी ना। अच्छा, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। जी। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने अपने आप से कहा था कि अगर किसी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूं तो वो तुम ही होगी। और आज मैं बहुत खुश हूं तुम अपने सामने बैठा देख के, मेरी पत्नी बन के। मेरा भी एक डर खत्म हो गया। डर? कैसा डर? पता नहीं था कि शादी किससे होगी, जानती होंगी ना समझती होंगी, लेकिन आपको देखने के बाद वो डर खत्म हो गया। लेकिन जानती हो समझती हो तो मुझे भी नहीं।
उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी। बस खुशी इस बात की है कि वो जिंदगी मुझे आपके साथ बितानी है। क्या हुआ? दादाजी, मजाक कर रही हो? वहां तो कोई भी नहीं। उनके सामने उन्हें जाने तो दीजिए। सौम्या कोई नहीं। अरे मेरे दादाजी आपके पीछे ही तो हैं। मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो। शादी में नहीं आ पाए ना, इसलिए मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। दादाजी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, लेकिन आप शादी में क्यों नहीं आए? पता है मैंने आपको कितना इंतजार किया, और आपको पता है मैं अभी भी आपको ही याद कर रही थी और आप आ गए। दादाजी, आप वापस घर आ जाइए ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ, क्या बात है बेटा? कुछ भी नहीं माँ, पानी लेने आया था बस। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? सौम्या, कल रात को क्या हो गया था तुम्हें? रात को कुछ नहीं। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, वो कल तुम जल्दी सो गई थी ना, इसलिए मुझे लगा कहीं तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। शादी की पहली रात और मैं बेसुध होके सो गई थी। अच्छा, आप चाय पीजिए, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। बहू, पता है दोनों बाप और बेटे दोनों के लिए ना मुझे अलग अलग नाश्ता बनाना पड़ता है। अब तुम आ गई हो ना, तब मेरी मेहनत कम हो गई। मम्मी जी, आपको पता है मुझे भी ना सुबह सुबह पराठे खाना बहुत पसंद है। अच्छा, सच्ची? क्या करती हो? बहू को इतना सवेरे सवेरे किसी ने बुला लिया? क्या समझाया बहू को? यही कि बहू के आने से अब मेरी मेहनत कम हो गई। ये बात तो ठीक है माँ। बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ जल्दी से गर्मा गर्म बना के ले आओ। हाँ माँ, हाँ? बहुत भूख लगी। हाँ हाँ, अभी लाते। जाओ जाओ, बैठो। चल बेटा, चल चल। देखो, मुझे आज भी काम पे जाना पड़ रहा है। तुम्हें भी लग रहा होगा ना, एक दिन ही हुए शादी को और अभी ऑफिस जा रहा। काम जरूरी है तो जाना तो पड़ेगा। मन नहीं कर रहा, जी कर रहा है पूरे दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही बैठा, बस तुम्हें देखता रहो पूरे दिन। पर ये काम एक काम कीजिए ना, मेरी तस्वीर ले जाइए, दिन भर उसे देखते रहिएगा। तस्वीर से काम नहीं चलेगा मैडम, मैं ऑफिस से जल्दी बहुत छुट्टियां लेने वाला हूं और फिर हम बाहर जाएंगे हनीमून पे, ठीक है? मैं क्या लग रहा, फोन करूंगा।
लोग बहुत अच्छे हैं। और विनीत तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और हम लोग हनीमून पर भी जाने वाले हैं। दादाजी, आपको याद है हम लोग दिल्ली गए थे? हम फिर कब चलेंगे दिल्ली? हाँ, कब? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और दादाजी, वहां पर जो नाव थी ना, उसमें ना मुझे दोबारा बैठना है। आपको याद है कितना मजा आया था उस नाव में ना? लो बेटा। बेटा, मैं तो इतना डर गई थी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। पता नहीं वो क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी अकेले में। हाँ, उसने शादी की रात भी ऐसे ही किया था। वो तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। देखो बेटा, चिंता मत करो। देखो, अभी नई नई आई है घर में, हो सकता है अपने दादाजी से बहुत प्यार करती हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने दिल की बात अक्सर इसी तरह से करता है। विनीत, एक काम करो बेटा, बहू को कहीं घुमाने फिराने ले जाओ, हो सकता है इसको मन बहल जाए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी। सौम्या, जी? मैंने ऑफिस से छुट्टियां ले ली हनीमून पे जाने के लिए। बोलो तुम्हें कहाँ चलना है? कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, तुम जहां बोलेगी वहां चलेंगे। जहां आपका मन हो। यार, ये कोई बात नहीं हुई। तुम बताओ ना कहाँ चलना है। ठीक है, अच्छी तरह से सोच के बता देना। तुम जहां बोलोगी वहां की टिकट्स बुक करा लो, ठीक है? शीना, तू हमारे साथ हनीमून पे चलने के लिए मना क्यों कर रही है? तुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शिमला। शिमला ना बहुत प्यारी जगह है, ठंडी ठंडी। तू, मैं और विनीत, हम तीनों बहुत मजे करेंगे। चलना शीना। तू क्यों मना कर रही है? कितना मजा आएगा ना। तू, मैं और विनीत, हम तीनों जाएंगे, बड़ा मजा आएगा ना। बोलना शी। अरे विनीत, आप उठ गए? देखिए ना, शीना को मैं कब से बोल रही हूँ हमारे साथ चलने को, ये मान ही नहीं रही है। आप समझाइए ना इसे कि हमारे साथ चले। सौम्या, यहाँ तो कोई नहीं है। किससे बात कर रही है? आप भी नहीं चाहते ना कि शीना हमारे साथ हनीमून पर चले? मेरी बात कोई नहीं मानता। तू चलना हमारे साथ शीना। मेरे क्या? किससे बात कर रही है? कोई नहीं है यहाँ पे। बाबूजी किसी शीना का नाम लेके बात कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, बाबूजी, आप लोग इस समय? हाँ बेटा। बेटा, हम लोग तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। कहिए ना बाबूजी, क्या हुआ? बेटा, ये रोज तुम किससे बातें करते रहती हो? क्या कोई तुम्हें वाकई दिखता है सामने? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बेटा, वो कल रात तुम जोर जोर से चिल्ला करके किसी शीना नाम की लड़की से बातें कर रही थी, फिर दिन में अपने दादाजी से बातें कर रही थी। क्या तुम्हें नींद में बातें करने की आदत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शीना, दादाजी,
आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे दादाजी तो मर चुके हैं और मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? बेटा हम सब जानते हैं, इसलिए तो मैं हैरान हूं। लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? बीमारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विनीत देखिए ना, मम्मी पापा ये क्या कह रहे हैं। हो सकता है मैं किसी से फोन पे बात कर रही होंगी। नहीं बेटा, हमें कोई गलत। अरे बाबूजी ऐसी बातें कर रहे हैं आप भी नहीं। अब वो सही कह रही है, वो किसी से अकेले में क्यों बात करेगी? लेकिन माँ, बेटा अब ऐसी बातें यहाँ करने का क्या मतलब? ये सब तुम्हारे सास बहू सीरियल देखने का नतीजा है। तुमने किचन में बड़बड़ाते रहते हो गाने, ये गाना वो गाना। चलो खाओ। दरवाजा खोलो बहू। इस शोरूम में दरवाजा क्यों पीटने? और धुआं कहाँ से आ रहा है? बहू दरवाजा खोलो। सौम्या, सौम्या! दरवाजा खोलो बेटा। मैंने तुझसे मना किया था ना, आग से मत खेला कर, फिर भी तू आग से ही खेली। तूने मेरी डॉल भी जला दी। तू मेरी बात क्यों नहीं मानती है शीना? सौम्या दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। देखना मेरी डॉल भी जल गई। शीना, मेरे सौम्या, तुझसे कितनी दरवाजा करता है? आग से मत। सौम्या, ये सब क्या है? ये आग कहाँ से लगी? विनीत, ये सब मैं स्टोर रूम में कैसे आ गई? और मेरी डॉल भी जल गई। नहीं डॉलते हैं। अच्छा ठीक है ना। आखिर क्या हो रहा था सौम्या के साथ? क्या उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था? अगर हाँ, तो शादी के वक्त सौम्या के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों से ये बात क्यों छुपाई? या फिर सौम्या वाकई में उन लोगों से बातें करती थी जो दूसरों को नजर नहीं आते थे? जो भी था, सामान्य तो नहीं था। आपने हम लोगों से ये बात क्यों छुपाई? कौन सी बात? यही कि बहू अकेले में लोगों से बातें करती है। अकेले में बातें करती है? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरी बेटी यहाँ थी तब बिल्कुल ठीक ठाक थी, और ये जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? माँ देखिए पापा जी, अगर ऐसी कुछ भी बात है तो आप हमें सच बता देंगे। क्या आप लोगों ने कभी भी उसे अपने दादाजी से बात करते नहीं देखा? देखो विनीत, मैं मानता हूँ कि वो अपने दादाजी के बहुत करीब थी, उनसे बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन उनके मरने के बाद सौम्या को कभी मैंने उनसे बात करते हुए नहीं देखा। ये शीना कौन है? शीना? कोई रिश्तेदार है, कोई सहेली या फिर कोई पड़ोसी? हाँ, शीना सौम्या के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। अभी इस वक्त कहाँ है वो? उसकी तो बचपन में ही मौत हो गई। क्या? स्कूल से आते वक्त एक्सीडेंट हुआ था उसका। इसी लड़की मरे हुए लोगों से बात करती है? विनीत, मैं तो कहता हूँ कि छोड़ दो बहू को ही। बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी बीवी है और वो घर भी उसका ही। अगर उसकी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब सौम्या मेरी जिम्मेदारी है, उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। बारात से लौटते वक्त हम लोग कब्रिस्तान के रास्ते से गए थे ना? जरूर कोई भूत प्रेत पड़ गया है इसके पीछे। मैंने कहा था ना तुमसे कि रस्मों में जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। अब देखो क्या हो गया। मुझे तो लगता है हमें है ना इसे किसी तांत्रिक को दिखा देना चाहिए, वही ठीक करेगा। अब माँ, इसमें भूत प्रेत की बात कहाँ से आ गई? विनीत, तुम्हारी बात ठीक कह रही है। नहीं बाबूजी, मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। अगर उसको कोई मानसिक बीमारी है तो उसको डॉक्टर की जरूरत है, तांत्रिक की नहीं। लेकिन बेटा माँ,
सौम्या, 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 तुम यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ हो? तुम्हें मालूम है कौन सी जगह है ये? हाँ? सौम्या, मैं किसी से यहाँ मिलने आई थी, यहीं बुलाया था उसने मुझे। यहाँ? ये शमशान है। हाँ, यहीं बुलाया था उसने मुझे। किसने? नाम याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अभी अभी तक चलो, हम देखते हैं। जिस लड़की की नई नई शादी हुई हो और वो इस तरह का असामान्य बर्ताव करने लगे तो पति और उसके परिवार पर क्या बीतेगी? सबकी खुशियों और उम्मीदों को जैसे किसी की नजर लग गई। परिवार के लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन सौम्या का बर्ताव देखकर उन्हें लगा कि शायद उस पर किसी भूत प्रेत का साया है और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर के बजाय तांत्रिक को बुलाना सही समझा। बाबा, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारी बहू ने जो कुछ किया उससे हम लोग इतना डर गए कि बाबा, बाबा आप कुछ कीजिए बाबा। आप उसे मेरे सामने लेकर आइए और देखना चाहता हूं कि अगर कोई साया है तो उसके अंदर है या इस घर में। जाइए लेकर आइए उसे। कौन है ये? मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। तेरे दादाजी और तेरी दोस्त शीना ने भेजा है मुझे। बताओ तू किस किस से बात करती है और तुझे कौन कौन दिखाई देता है? बता मुझे, जल्दी बता। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? विनीत, हम सम बेटा, जी बेटा, है उसकी। मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ और बता मुझे कौन दिखाई देता है तुझे, और बता तू किससे बात करती हो, तुझे कौन दिखाई देता है? बोल, जल्दी बोल। विनीत, मुझे बचाओ ना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी बुलाओ। विनीत, मुझे बचाओ ना प्लीज। नहीं बुलाऊंगी मैं उसे, नहीं बुलाऊंगी, कोई नहीं आएगा। मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दो। मरे हुए लोगों का साथ है इसके सर पर। जी बाबा, जैसा आप चाहे। जी नहीं, ऐसे कैसे सौम्या को छोड़ दें इस तांत्रिक के पास? कैसी बातों पे विश्वास कर रहे हैं आप? ये तांत्रिक ठीक करेगा उसको? देखिए, आपको जो करना है मेरी आंखों के सामने से करिए। तो ठीक है, तुम सब अपने मन की करो, मैं जा रहा हूं मैं। बाबा को उनका काम करने दो। बाबा नहीं, आप जाइए। चल अंदर चलो, जल्दी चलो और बुलाओ उसे। कोई नहीं आएगा, बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ उसे। कोई नहीं आएगा। छोड़ दो मुझे, शीना, दादाजी। ओम ह्रीं ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः। बुलाओ उसे, बुलाओ, बुलाओ। छोड़ दो मुझे। भाग जाओ, यहाँ बुरी आत्माएं भाग जाओ। सिंह साहब, ये क्या चल रहा है आपके घर में? ये पागलों की तरह कौन चीख रहा है? कुछ नहीं, वो जरा सा बहू। देखो, उस दिन भी आपके बहू ने तमाशा किया था और उसे इस तरह से घर पे रखना अच्छा नहीं है। हमारे बच्चे डर जाते हैं। देखिए, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएगी। इसी परेशानी हम लोगों को भी है। थोड़ा ध्यान रखो। जी, अब आप लोग जाइए। बाबा, मेरी बहू ठीक हो जाएगी ना?
आपके बहू पर मरे हुए लोगों का साया है, उसके दादाजी और उसकी दोस्त शीना, और ऐसी कई आत्माएं जो उस पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। अगर जल्दी ऐसा कुछ नहीं किया तो वो आत्माएं उस पर हावी होती जाएंगी। हो सकता है वो मौत की कगार तक भी पहुंच जाए। धन्यवाद बाबा। बाबा, ये कुछ आपके लिए है। पैसे नहीं, अभी नहीं, पहले काम पूरा हो जाए उसके बाद। ये लीजिए, ये उसके कमरे में रख दीजिए। ले, मैं कल फिर आऊंगा। बेटा, इस बहू के कमरे में रखना। सौम्या, आराम करो। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? ये सिंदूर कैसे लगा? अरे तुम सिंदूर लगाते लगाते तुम्हें चक्कर आ गए, इसलिए तुम बेहोश हो गई। खबर नहीं, कोई बात नहीं, ख्याल रखो। झाड़ फूक का सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन सौम्या की हालत दिनों दिन और खराब होती जा रही थी। और विनीत के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि क्या सौम्या की बिगड़ती हालत का कारण उसकी कोई मानसिक बीमारी थी, जिस पर तांत्रिक की क्रियाएं सुलगती आग में हवा का काम कर रही थी। और आखिर में विनीत ने एक कड़ा कदम उठाया, जो उसे बहुत पहले उठा लेना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः। लाओ उसे, लाओ, लाओ। छोड़ दो मुझे। भाग जाओ, यहाँ बुरी आत्माएं, भाग जाओ। ओम ह्रीं ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः। बस कर, उठ यहाँ से, उठ। अपनी पोटली उठाओ और निकल यहाँ से। क्या कर रखा तूने इसके साथ? हाँ, तेरे मंत्रों से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है इसको, समझा तू? चल निकल, निकल। कुछ नहीं कर पाएगा डॉक्टर, कुछ नहीं। इस पर जो आत्माएं हावी हैं वो और ताकतवर हो जाएंगी। गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम निकल यहाँ से, चल। सौम्या, सौम्या। हाँ बाबा, लेकिन अब मैं कल क्या करूं? मैं जानती हूँ मैं सुंदर लग रही हूँ। जा निकल यहाँ से। तुझे कितनी बार का यहाँ मत आएगा, फिर भी तू आ जाता है। निकल यहाँ से, चल भाग। नहीं जाएगा ना तू? नहीं जाएगा? निकल यहाँ से, मैंने कहा ना, अभी निकल। देखो, जो भी था वो चला गया, कोई नहीं। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, ब्रेन स्कैन नॉर्मल है, एमआरआई भी। ऐसा कुछ कह नहीं सकते। लेट्स सी, लेट मी डू सम काउंसलिंग सेशंस विद हर। इससे पेशेंट के दिमागी हालत की जानकारी तभी मिल पाएगी। लेकिन डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, एक बार डायग्नोसिस हो जाए, पता चल जाए कि बीमारी क्या है, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। ठीक। देखो आ गई, नई नई शादी हुई है और पता नहीं किसका साया लेके आई है घर में। ये यहाँ क्या करे? इसे तो पागल खाने में होना चाहिए था। विनीत, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ नहीं होगा, चलो
नहीं बताइए ना, ये सब क्या हो रहा है? ये डॉक्टर, ये तांत्रिक, हर रोज जब मैं सुबह उठती हूँ तो कभी मेरे बाल खुले होते हैं, कभी मेरे माथे पर सिंदूर लगा होता है, और ये लोग मुझे पागल कह रहे हैं। मैं आपके लिए बोझ बनती जा रही हूँ ना। ऐसा कुछ भी नहीं है सौम्या। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। विनीत का सौम्या के लिए प्यार ही था जो उसे सौम्या की इस हालत का सामना करने की ताकत दे रहा था। साइकेट्रिस्ट अपना काम कर रही थी। विनीत को उम्मीद थी कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से ही वो ठीक हो सकेगी। दरअसल हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट की इतनी तरक्की होने के बावजूद साइकेट्रिक ट्रीटमेंट को लेकर अभी भी लोगों में जानकारी की काफी कमी है और कई गलतफहमियां भी। लोग अक्सर दिमागी मरीज की खराब हालत के बावजूद साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट की मदद नहीं लेते हैं, और इससे वो खुद तो तकलीफ सहते ही हैं और अक्सर दूसरों की तकलीफों की भी वजह बन जाते हैं। शुक्र है कि विनीत ऐसे लोगों में से नहीं था और हर तरह से अपनी पत्नी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। हमें सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के लगे जरूर थे, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। बात शायद कुछ और है। तो फिर डॉक्टर, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अब ये दिमाग के अंदर की चीज है तो पता लगाने में टाइम तो लगेगा। आप उन्हें 2-3 सेशन के लिए और ले आइएगा। फिलहाल उनका ध्यान रखिए। आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। बात शायद कुछ और कुछ नहीं कर पाएगा डॉक्टर, कुछ नहीं। इस पर जो आत्माएं हवी है वो और ताकतवर हो जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा डॉक्टर, कुछ नहीं कर पाएगा। बात शायद कुछ और है। इस पर जो आत्माएं हवी है वो और ताकतवर हो जाएगी, और ताकतवर हो जाएगी। शिमला ना बहुत प्यारी जगह है। सौम्या, ये शमशान है। यही बुलाया था उसने मुझे। निकल यहाँ से, मैंने कहा ना अभी निकल। कहीं तांत्रिक की बात सही तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सौम्या, 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 सौम्या। खुशी माँ, आपने सौम्या को देखा? नहीं देखा। क्यों, कमरे में नहीं है? नहीं माँ, नहीं, कमरे में नहीं है। The number you are trying to call is currently switched off. अरे विनीत बेटे, तुम आओ आओ, क्या बात है? जी, सौम्या आई है यहाँ पर। क्या? सौम्या तो यहाँ नहीं आई है। क्या बात है बेटे, तुम इतना घबराए हो क्यों? सुबह सुबह घर से कहीं निकल गई और उसका फोन भी नहीं लग रहा। हे भगवान, सब ठीक है तो है ना? तुम धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेटे, तुमने पुलिस में खबर की? आप कह रहे थे आपकी बीवी काफी दिनों से घर पे ही थी, किसी से मिलना जुलना नहीं होता था? जी। वो फोन में भी किसी से बात नहीं करती थी? बहुत कम इंस्पेक्टर साहब, कभी कभी उसके पापा और मम्मी का फोन आता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो उस हालत में थी नहीं कि किसी से बात कर सके। आप कुछ तांत्रिक के बारे में बता रहे थे, उसके अलावा कोई घर पे आया था आपके? जी नहीं, कोई नहीं। ठीक है, आप इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमें दे दीजिए, हम इंक्वायरी करेंगे। ठीक है जी। आखिर सौम्या कहाँ थी? सौम्या को अभी तक जिस हाल में विनीत ने देखा था, ऐसे में उसका गायब होना और भी डरावनी बात थी।
उसे कुछ भी हो सकता था। यह सोचकर विनीत और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो किसी भी हाल में सौम्या को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, लेकिन विनीत के दिमाग में अभी भी सबकी कई बातें घूम रही थी। सौम्या उसकी जिम्मेदारी थी, खास करके तब जब वो अपने होशो हवास में नहीं थी। उधर पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई। देखिए, आप लोग मुझे सच सच बताइए, कुछ तो बात है जो आप इतने दिनों से मुझसे छुपा रहे हैं। तो वो डॉक्टर कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसे कोई बीमारी नहीं है, और मैं भी पहले से भूत पे विश्वास नहीं करता। देखिए, अगर आपने मुझे नहीं बताया कि वो कहां है, तो शायद हम सौम्या को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, कभी भी नहीं। जी इंस्पेक्टर साहब। विनीत जी, आपकी बीवी का पता चल गया। जी। कोई नहीं आया, वो नहीं आया, कोई नहीं आया, कौन नहीं आया? वो नहीं आया, कोई नहीं आया, वो नहीं आया, कोई नहीं आया। सौम्या कौन नहीं आया? मैं आ गया। देखो ये रहा पानी गिरे वेफर्स, कुछ और तुम्हें चाहिए क्या? सौम्या ये कौन? सौम्या ये कौन है? इंस्पेक्टर पकड़िए इसको। विनीत जी, आपने हमसे कहा था कि आपकी बीवी किसी और से बात नहीं करती क्योंकि आपने कभी कुछ देखा ही नहीं। सच सिर्फ इतना ही नहीं है जितना आप जानते हैं। ये देखिए, रात के 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे लगभग इसी फोन से इस नंबर पे कॉल आया। जब हमने ये नंबर ट्रेस किया, ये नंबर उस लड़के का है। तो सौम्या जी, आप सबको बताएंगे कि आपने ये नाटक क्यों किया और कैसे किया? पापा ये बात जानते थे कि मैं रघुवींद्र से प्यार करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती विनीत से करवा दी, मुझे डरा और धमका के। और अगर मैं भागकर शादी कर लेती तो वो मुझे और रघुवींद्र को जान से मरवा देते। मैंने सोचा था कि कोई ऐसा नाटक करूंगी कि विनीत और उसके घर वाले खुद ब खुद मुझे छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि दुनिया के सामने मैं एक पागल लड़की साबित हो जाऊंगी और मेरा और रघुवींद्र का रास्ता साफ हो जाएगा। मैंने पहले दिन से ही विनीत को अपने करीब नहीं आने दिया। हटिए, हटिए। क्या हुआ? दादाजी, जब भी वो मेरे करीब आता, मैंने अपने पागलपन का बहाना बना लिया। और फिर जब उस दिन तांत्रिक घर आया तो मैंने अंदर चलो, जल्दी चलो और बुलाओ उसे। नहीं बुलाऊंगी, कोई नहीं आएगा। बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ उसे। कोई नहीं आएगा। बुलाओ उसे। ये सब नाटक करना बंद करो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। बस इन लोगों के सामने मुझे पागल
और लाइलाज साबित कर दे, चाहे मुझे मारना पड़े, लेकिन मेरी हालत और बिगड़नी चाहिए। समझ रहे हो ना? सब समझ गए। ये लो, रख लो बस, और अपना मुंह बंद रखना। छोड़ दो मुझे, शीना, दादाजी, बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं रघुवींद्र से हमेशा रात को बातें करती थी और हर रोज सारे दिन की बात उसको बताती थी, और उसके बाद सारी कॉल लिस्ट डिलीट कर देती थी ताकि कभी कोई किसी को शक ना हो। लेकिन विनीत ने उस दिन लगभग मुझे पकड़ ही लिया था। हाँ, लेकिन मैं कल क्या करूं? मैं जानती हूं मैं सुंदर लग रही हूं। तू जा यहाँ से, निकल यहाँ से, जा। मुझे लगा मेरी ऐसी हालत देखकर विनीत मुझे छोड़ देगा, और उसके माता पिता भी यही चाहते थे, पर मेरी किस्मत ही खराब। मेरा सारा नाटक उल्टा पड़ने लगा था। विनीत ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी मानसिक स्थिति खराब है। फिर वो मुझे एक दिन डॉक्टर के पास लेके गया, और घर आने के बाद उसने मुझसे कहा कि वो ऐसी हालत में भी मेरे साथ जिंदगी बिताने को तैयार है। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। तब मुझे समझ आ गया कि अब ये मेरा नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और उसी दिन मैंने रघुवींद्र को फोन कर दिया, सब कुछ बता दिया। हमारे पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हमने सोचा कि हम यहाँ से भागकर दुबई चले जाएंगे और मुझे लोग एक लापता पागल लड़की समझकर भूल जाएंगे। सौम्या को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की धारा 420 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 5 साल की सजा हुई। उसके प्रेमी रघुवेंद्र को शादीशुदा महिला के साथ संबंध रखने के लिए यानी व्यभिचार के लिए आईपीसी की धारा 497 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 7 साल की सजा हुई। साथ ही उस ढोंगी तांत्रिक को आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120 बी और धोखाधड़ी के जुर्म में आईपीसी की धारा 420 के तहत 5 साल की सजा हुई। सौम्या को सजा तो मिली, लेकिन एक अच्छे पति और सीधे साधे परिवार के विश्वास के साथ खेलना एक गंभीर नैतिक अपराध भी था। सबसे अहम बात यह है कि हमेशा सिर्फ पति और ससुराल वाले ही गलत नहीं होते, बहू भी गलत हो सकती, जैसा कि सौम्या साबित हुई। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सौम्या का तलाक तो हो गया, लेकिन अब वो कहीं की नहीं रही थी। अगर उसे विनीत पसंद नहीं था तो उसे शादी से पहले इनकार करना चाहिए था। उसे अपने स्वार्थ के लिए विनीत और उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं था। रघुवेंद्र भी अगर सौम्या से सच्चा प्यार करता था तो वक्त पर उसे हिम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन अपनी कमजोरी और आपराधिक इरादों से उन्होंने अपनी और दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं है कि हम अपने रिश्तों पर शक करें, लेकिन शादी के मामले में लड़का, लड़की और उसके पूरे परिवार की जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक गलत शादी आपकी पूरी जिंदगी और परिवार बर्बाद कर सकती है। तो सावधान रहिए रिश्ते बनाते वक्त और निभाते वक्त कि कहीं कोई आपके विश्वास का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा। इसी उम्मीद के साथ अब मैं हितेन तेजवानी लेता हूं आपसे इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान